नारी के बिना ये दुनिया नहीं है, ये संसार नहीं है। इनमें बहुत सी काबिल महिलाएं हैं जो राज्य मुख्यमंत्री बनकर राज्यों को आगे ले जा सकती। हम यही कहना चाहेंगे कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पास तो कर दिया, लेकिन उसको लागू भी करें। देखिए, हम सभी संस्थाएं मिल करके सामूहिक रूप से यहाँ पर जमा हुए और हम लोग भारत की संसद का धन्यवाद करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बिल को पास करवाया। लेकिन साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमको 2029 तक आप क्यों इंतज़ार करा रहे हैं? 75 साल तक तो हमने इंतज़ार किया। इसलिए इस बिल को लागू करवाने की जो प्रक्रिया है उसको तत्काल शुरू करें और 2024 में ही इसको लागू करें। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए थे। संसद में महिलाओं की भागीदारी, संसद में महिलाओं की भागीदारी। हाँ, मेरी बहनें अब अपना मान बढ़ाएंगी, नए ज्ञान की रोशनी वो घर घर तक पहुँचाएंगी, नए ज्ञान की रोशनी वो घर घर तक पहुँचाएंगी। हाँ, मेरी बहनें अब हर घर को में गाएंगी, हाँ मेरी बहनें अब संसद को में गाएंगी, हाँ मेरी बहनें अब संसद को में गाएंगी। अभी रैली के लिए यहाँ पे हम एक चक्कर लगा के आएंगे, जितनी जगह हमें अवेलेबल है एटलीस्ट उतने में। मैं हमारी जो महिला लीडरशिप है उनसे अनुरोध करूंगी।
से सुनिएगा। पहले एक छोटा सा गीत लगाएंगे, आप लोग हमारा हौसला बढ़ाएंगे और ये नाटक शुरू होगा। असम के आदिवासी को रोटी देना होगा, असम के आदिवासी को माटी पट्टा देना होगा, असम के आदिवासी को माटी पट्टा देना होगा। और आज हमें गिनती में लेना पड़ रहा है और ये हासिल करने के लिए हम भारत की नारियों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ गवाया है, बहुत संघर्ष किया है, तब हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ए भारत की नारी शक्ति, तुझे वंदन। ओहो, बहुत खुश हो रही हो बदक, बहुत खुश हो रही हो, बहुत उड़ रही हो। ठहरो ठहरो जरा रुको, आगे तू क्या कर लेगी? हथेली पे तारे देखकर खुश ना हो, इसके लिए चांद पर जाना पड़ता है। तुम तो धरती पर ही खुदक रही है। अरे मैं क्यों ना खुश हूँ, मैं क्यों ना खुश हूँ, मेरे को बोलो। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपने आप को सिद्ध किया है। आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। एक डॉक्टर बन चुके हैं, पायलट बन चुके हैं, राष्ट्र नेता बन चुके हैं, विश्व नेता बन चुके हैं, वैज्ञानिक बन चुकी है। वो अपने आप को सिद्ध कर चुकी है, अपने बलबूते पर वो आगे बढ़ चुकी है। तो मैं क्यों ना कूदूं अभी? अरे बस कर, तेरी भाषणबाजी बंद कर। यहाँ पे तेरे को कोई सुनने वाला नहीं है। तू सालों से आवाज उठाती आ रही है, फिर भी वही की वही है। तेरा कुछ होने वाला नहीं है। और नहीं तो क्या, या तो तू किसी की माँ, बेटी, बहन, बहू बनकर पॉलिटिक्स में जा सकती है, या फिर किसी को अपना गॉडफादर बनाकर। या तो तू किसी के हाथ का पपेट बनेगी या किसी के हाथ का रिमोट। तेरे टैलेंट से तू क्या ही कर सकेगी? अरे मान लो कि तुम्हें वहां रख लिया, उखाड़ क्या लोगी? अभी तक कितनी नारियों को इस तरह से मौका मिला है। तुम्हें सिलेक्ट भी करेंगे तो कोने में बिठा देंगे, कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हैं। और तजुर्बे की बात करती हो ना, तजुर्बा है, होगा तो उखाड़ पाओगी, क्या कर लोगी? अभी तो दिल्ली बहुत दूर है।
चाहते हो? हमारा इतिहास आपने जाना है? आप अब कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और मैं भी अब स्वयं को निर्भर बनाने वाली हूँ। आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? बताओ अब तू क्या जादू कर लेगी? आपने सिर्फ उसी नारी को देखा है जिसके 2 हाथ है। उसी 2 हाथ से वो बहुत काम कर सकती है, और इसी का प्रतीक है अष्टभुजाधारी माँ आद्या शक्ति। अष्टभुजाधारी कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं। हमारे शास्त्र हमारी धरोहर है, और उस धरोहर से हमने बहुत कुछ सीखा है। आप शायद जानते नहीं हो एक नारी क्या क्या कर सकती है। एक नारी जो घर परिवार संभाल सकती है, अपने माँ बाप को खाना बनाकर खिला सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, उसका पालन कर सकती है, वो पैसे भी कमा सकती है, सामाजिक व्यवहार भी संभालती है, और पैसे कमाने के बाद वो खुद के लिए सच समझकर अपने शौक भी पूरे करती है। सिर्फ एक ही चीज वो नहीं करती है, और वो है स्वयं का विकास। स्वयं का विकास? अरे बहन, सालों से ये सब हो रहा है, लेकिन आज भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेरा मानना है आप यहाँ से निकल जाओ और अपना और कुछ देखो। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको तोड़ने के लिए इधर बैठे हुए हैं। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हमारे पंख काट देंगे, अगर हमने चलने की कोशिश की तो हमारी पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हमारा तिरस्कार करेंगे। और आप जानते हो इसमें बहुत सारी महिला भी उसका साथ देंगी, और मुझे पता है। क्या पता है आपको? यही कि बहुत सारी महिलाएं भी उसका साथ देंगी, और ये सब एक चाल है, और मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं खुद का स्वयं का विकास करूंगी, और स्वयं का विकास मैं कैसे करूंगी? पहले तो मैं जिस नारी के शरीर को सब अबला और नाजुक समझते हैं, मैं उसको सशक्त बनाऊंगी। मेरी पहली पूजा शारीरिक और स्वस्थ खुद के शरीर को मैं बनाऊंगी। मानसिक तौर से मैं अपने आप को सशक्त बनाऊंगी और अपनी वैचारिक शक्ति बढ़ाऊंगी। मेरी दूसरी पूजा पारिवारिक और संबंधों के जरिए मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगी और अपने संबंधों का जतन करूंगी। मेरी तीसरी पूजा है ये। सब नारी को इमोशनल फूल समझते हैं ना? समझते हैं कि नहीं समझते? आज से हम अपनी भावनाओं को संतुलित करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और अपने आप को सशक्त बनाएंगे। अरे बस बस बस, तू इतना सीख जाएगी, इतनी शक्तियाँ प्राप्त कर लेगी, तो तुझे और कुछ सीखने की जरूरत ही क्या है? मुझे पता है। अगर मैं किसी के ऊपर निर्भर रही तो वो मुझे कभी आने नहीं देगा। इसलिए मैं खुद आत्मनिर्भर बनूंगी और आर्थिक रूप से पैसा भी कमाऊंगी। मेरी 5वीं पूजा आर्थिक रूप से मैं स्वनिर्भर बनूंगी। सही पकड़े हैं ये। हम तुझे इसीलिए सब कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें अपनी शक्तियों की पहचान नहीं है। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगी, सशक्त बन जाओगी, उस दिन तुम पूरे राष्ट्र पे तो क्या पूरे विश्व के ऊपर राज कर सकोगी। इसीलिए हम सब तुमको तोड़ते रहेंगे। मुझे पता है तुम सब लोग मुझे कभी आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते हो। सब लोग मुझे रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज हम जो भी सीखना चाहते हैं वो गूगल पे सीख सकते हैं, खुद अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अपने राष्ट्र में भी जाऊंगी। मेरी छठी पूजा, मैं राष्ट्र में रस लूंगी, राजकारण में रस लूंगी। चाहे मैं उसमें जाऊं या ना जाऊं, मैं सीखूंगी, मैं समझूंगी, मैं लड़ूंगी और मैं खेलूंगी भी। बहुत ज्यादा सोच रही हो। अरे तुम आगे बढ़ोगी तब तक तो तुम्हारे पैर कट चुके होंगे, समझ में आया? और तुम तैयार हो जाओगी ना, तब तक तुम्हारा समय भी खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगी? मैं अपने विश्व में आगे बढ़ूंगी। आप राष्ट्र नहीं, विश्व में आगे बढ़ूंगी। मैं अपने विश्व के राजकारण को भी समझूंगी, ताकि कोई मुझे अपना हाथा ना बना सके और कोई मेरा इस्तेमाल ना कर सके। और मैं तो इसके लिए चाहे मुझे कितना भी सीखना
पड़े। मैं सीखूंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। तो और क्या, ये सब करने से तुम्हें राजकारण का इतिहास समझ में आ जाएगा। ये राजकारण के महारथी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है ऐसे ही लोग मुझे कभी आगे बढ़ने ही देंगे। मैं ऊपर उठने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। देखो, अब ये तुम्हारा मौका है, तुम्हें सोचना है। मुझे तो लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि तुम सब लोग ये मानते हो। सब मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारी शक्तियों पे तुम सबको विश्वास है? हमारी शक्तियों पे कोई शंका है? और इसी की वजह से दूसरे लोग हमको उसको असुरक्षित महसूस करते हैं। और मुझे पता है वो लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। रुको, रुको, ये मत सोचो कि ये सब सीख कर, ये सब जान कर, ये सब पाकर तुम संपूर्ण हो जाओ। मैं भारत का संविधान हूँ। तुम्हें स्वयं के विकास के साथ मुझे केंद्र में रखना पड़ेगा। अगर तुम मुझे समझोगी, पढ़ोगी, जानोगी, तो तुम राष्ट्र के धर्म को भी जानोगी और फिर तुम स्वयं का विकास कर सकोगी, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकोगी। राष्ट्र का संविधान जानना बहुत जरूरी है। अगर तुमने मत और अहम में आकर मेरा तिरस्कार किया, मुझे भूल गई, तो तुम्हारा भी पतन होगा। तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, कर दिखाऊंगी। हमें तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है अब आप सबके साथ से, आपके सहकार से मैं स्वयं को सिद्ध कर सकती हूँ। मैं स्वयं सिद्ध बन सकती हूँ। मैं आद्या शक्ति, मैं अहम आद्या शक्ति, ब्रह्मा आद्या शक्ति, मैं आद्या शक्ति, मैं अहम आद्या शक्ति, मैं आद्या शक्ति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली। का लाभ। नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला एकता, महिला एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, ये अवसर देने के लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और आप सब नारी शक्ति महिलाओं के बीच आकर जहाँ हम लोग इस बात का संतोष कुछ हद तक जाहिर कर सकते हैं कि हम लोगों ने जिस लड़ाई को, मैम ने जिस लड़ाई को, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस लड़ाई को दशकों पूर्व जिसकी शुरुआत ही नहीं जिसकी नींव रखी, उस लड़ाई के एक सुखद अंजाम तक हम लोग पहुँच पाए। यकीनन ये एक लंबा संघर्ष रहा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष का मैं भी साक्षी रहा। जैसा मैम ने जिक्र किया, छोटा था, बच्चा था, पर अपने नेता, अपने पिता को इसके बारे में चर्चा करते हुए इस विधेयक को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, उसमें क्या क्या बिंदु महत्वपूर्ण है, उसको कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर निरंतरता में चर्चा हुई। कई सरकारों में जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, प्रयासरत वो रहे कि इस विधेयक को लाया जा सके, पर उस वक्त भी कई कारणों से जब ये विधेयक नहीं आ पाया तो ये विश्वास हम लोग
आज की मौजूदा सरकार हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर था। कई बार 2014 से दूसरी बार का सांसद हूँ मैं, 2014 से 2024 तक कई बार मैंने भी प्रयास किया इस विषय को उठाने का, और जितनी बार मैंने प्रयास किया मैंने मैम को भी और सारे अपने भाषण संसद में जब इस विषय को मैंने उठाया, इन तमाम बातों को मैंने इनके संज्ञान में देने का कार्य किया, ताकि जो हम लोगों की एक लंबित पड़ी मांग है उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकें, उस संघर्ष को कहीं ना कहीं हम लोग विराम दे सके। और आज मुझे खुशी है कि जात पात, धर्म, मजहब, दलगत राजनीति हर चीज से उठकर हम लोग इस विधेयक को पास कराने में हम लोग कामयाब रहे। इस विधेयक को सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित किया गया। नारी शक्ति की जब हम लोग बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की जब हम लोग बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी नारियों को सशक्त करने के काबिल है। नारी खुद हम लोग को सशक्त करती हैं, इस संसार की जननी है। मैं अगर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा अगर आज अस्तित्व है, तो इसके पीछे भी मातृ शक्ति का ही योगदान है। नारी के बिना ये दुनिया नहीं है, ये संसार नहीं है, और ऐसे में हम में से कोई नहीं है नारियों को सशक्त करने वाला। ये आपका अधिकार है, आदि आबादी है आप। अगर आप नहीं है तो ये दुनिया नहीं है, आप नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है। और इस बात को हम सबको उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करना जरूरी है। यकीनन इस समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपने आप को पुरुष प्रधान समाज का तमगा देते रहते हैं, पर ऐसे में हर क्षेत्र से अगर नारी के योगदान को हटा दिया जाए, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, इन्होंने देखा है, मेरी माँ को ये अच्छे से जानती हैं, अगर वो नहीं होती तो शायद मेरे नेता, मेरे पिता आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पे देश में नहीं दुनिया में उनका सम्मान किया जाता है। अगर वो इतना आगे बढ़ पाए तो उनके पीछे उस एक महिला का हाथ है जिन्होंने दिन रात बच्चों को संभाला, हम लोगों को संभाला। और कहीं ना कहीं इस बात को वो महत्व अभी तक नहीं दिया जाता था। लोग नहीं समझ पाते थे कि भैया एक घर को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या करती हैं आप? आम हाउस मेकर, तो क्या बड़ी बात हो गई। घर चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये आज इसका अनुभव मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं भी घर का बड़ा हो गया हूँ। जब मेरे नेता मेरे पिता गए, मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से मेरी माँ ने इतने सालों तक उस घर परिवार को चलाया, संजो के रखा, जिसको आप लोग इतनी खूबसूरती से बिना माथे पर एक शिकन लाए आप लोग दिन रात करती हैं, और बिना किसी अपेक्षा के, बिना इस उम्मीद के कि कोई हमको दो शब्द बोल जाए कि हाँ आज आपने दिन भर घर पे काम किया, घर को देखा, घर को संभाला, बच्चों को संभाला, 2 वक्त का खाना आज हमको दिया, घर की साफ सफाई की। इस बात को ना किसी ने कभी इसका जिक्र किया, ना आप लोगों ने कभी ये चाहा। मुझे खुशी है कि आज कहीं ना कहीं इसको भी सम्मान देने की बात होती है। हम लोग जब देखते हैं विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर लाडली योजना के माध्यम से हो, गृह लक्ष्मी के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं इन बातों को अब स्वीकारा जा रहा है। आप लोगों के परिश्रमों को, आप लोगों की मेहनत को, आप लोगों के बिना मैं बार बार मैं कहता हूँ, आप सिर्फ आदि आबादी ही नहीं है। आप नहीं है तो ये आबादी ही नहीं होगी, आप नहीं है तो ये देश ही नहीं है, आप नहीं है तो ये दुनिया ही नहीं। ऐसे में पुनः मैं दोहराऊंगा कि हम लोग कोई नहीं होते आपको सशक्त करने के लिए। आज भी ये हम लोग के लिए गर्व की बात है मैम। अगर इतनी भारी संख्या में भारत की संसद में महिलाएं बैठी हैं, उस वक्त तो कोई आरक्षण नहीं था, उस वक्त तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम उस वक्त तक नहीं आया था, पर उसके बावजूद अपने सामर्थ्य पर, अपनी काबिलियत पर इतनी भारी संख्या में आज भारत की संसद में अलग अलग विधानसभाओं में आप चल जाकर देख लीजिए, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है जो कि अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, एक ऐसे समाज से जिस समाज को हाशिए पर रखा गया, एक ऐसे समाज के जिसको मुख्य धारा से कभी जोड़ा ही नहीं गया, उस समाज से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर। ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, ये आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपकी मेहनत को दर्शाता है। मैं जितनी इसकी चर्चा करूं उतना कम है। मेरे लिए जरूर ये एक सुकून की बात है, मेरे लिए जरूर ये एक संतोष की बात है कि आज जब ये अधिनियम आ गया है तो जरूर उस हक अधिकार के साथ आप लोग जाएंगे। पर मैं इतना मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब से 33% ही तक ही हम लोग सीमित रहेंगे।
मैं मानता हूँ आधी आबादी है, 50% तक हम लोग जाएंगे। आधी आबादी भारत की संसद में, भारत की विधान सभा में महिलाओं की होगी और ये आपके सामर्थ्य पर होगा। आपको कोई कहे या किसी कानून के तहत ही आप पहुंचे, मैं नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों में वो सामर्थ्य है। यकीनन इसके लिए एक लंबी लड़ाई मैम ने लड़ी, मेरे पिता ने, आदरणीय रामविलास पासवान ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस वक्त मैं सुनता था, बच्चा था, पर मैं सुनता था लाखों हस्ताक्षर इकट्ठे करना। देश के हर एक प्रदेश में ही नहीं, हर एक जिले में, हर एक पंचायत में जाकर जिस तरीके से इस कार्य को किया गया है, यकीनन कहीं ना कहीं आज उसी का परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। इसको कैसे पूर्णतः धरातल पर लागू किया जाए, भारत की संसद में प्रतिनिधित्व करने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आज विश्वास दिलाकर आप लोगों को यहाँ से, मैम आपको विश्वास दिलाकर मैं जाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत इसमें लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इस कानून को धरातल पर उतारा जाए, ताकि वो उचित प्रतिनिधित्व जो इस अधिनियम के माध्यम से अधिकार के रूप में हम लोग को मिला है, वो प्रतिनिधित्व संसद में पूर्ण रूप से हो। ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ। उसमें जहाँ पर मेरी जो भी भूमिका होगी उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इस पूरे यज्ञ जो आप लोगों ने इतने दशकों से किया, उसमें मेरा भी गिलहरी मात्र का जो योगदान था, उस योगदान से मैं भी अपने आप को काफ़ी संतुष्ट महसूस करता हूं कि जो मेरे नेता ने जिस लड़ाई की शुरुआत की, आज वो यहाँ पर नहीं है, पर जहाँ पे भी वो होंगे ज़रूर बहुत खुश हूँ कि वो लड़ाई अंजाम तक पहुँची। आज मेरा यहाँ पर आने का भी बस यही एकमात्र मकसद था। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे नेता आज जीवित होते, पापा अगर आज होते, तो वो भी ज़रूर यहाँ पर मौजूद होते। उनके जो संबंध, रंजना मैम के जो संबंध, इनके परिवार के जो संबंध, मेरे परिवार के साथ रहे दुख सुख की घड़ी में, और हर संघर्ष को जिस तरीके से दलगत राजनीति से उठकर, हर चीज़ से उठकर जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता, मैम ये सब आगे लेकर चलते गए, अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिता के तमाम अधूरे सपनों को मैं भी आगे लेकर चलूं। आपकी हर लड़ाई में उसी तरीके से मैं शामिल हूं जैसे पापा शामिल हैं, और आप सबके लिए दिन रात जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूंगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लागू करिए ताकि रंजना जी और यहाँ पर बहुत सी बहनें हैं जो देश की संसद में जाकर देश का भाग्य बदलने का दम रखती हैं। हरियाणा में किसे 7वीं बार पैरोल पर छोड़ा गया, चुनावों में छोड़ा गया, नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? हरियाणा के उस बाबा का नाम क्या है जिस पे बलात्कार हत्याओं के मामले में दोषी करार दिया गया, उम्र कैद होती है और 7 बार उसे पैरोल पर भाजपा की सरकार छोड़ती है। तो यहाँ साबित होता है कि सत्ता में या तो अपराधी शामिल है या सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए आपका और हमारी लड़ाई और संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता है। ये राजनीतिक मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि अगले 10 सालों में 50% देश की मुख्यमंत्री जो वो महिलाएं होंगी। हमने भी राहुल जी से कहा ये सफर और सपना तो बहुत बड़ा है रंजना जी कि अगले 10 सालों में 50% महिला मुख्यमंत्री देश में होगी। राहुल जी को कहा कैसे सच होगा ये? उन्होंने कहा अगर 2024 में महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए, ये महिलाएं 24 में संसद पहुंच जाएं, इनमें बहुत सी काबिल महिलाएं हैं जो राज्य मुख्यमंत्री बनकर राज्यों को आगे ले जा सकती है। शुरुआत करनी होगी, असंभव कुछ नहीं है। सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है अगर जहाँ 3 बेटियों के रोज बलात्कार हो रहे हैं। पिता या तो थानों में खड़ा है या बेटी का इलाज कराने के लिए, बलात्कार की शिकार बेटी का इलाज कराने के लिए एम्स में है, और या कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। न्याय नहीं है। सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? सबसे सुरक्षित राज्य और राजधानी पश्चिम बंगाल की कलकत्ता है। कारण क्या है? क्या कारण ये तो नहीं कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है, इसलिए पूरे देश में सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए अगर कोई शहर है तो वो कलकत्ता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है। पंचायती राज नगर निगमों में आरक्षण वहां पर दिया। आज कितनी महिलाएं? रंजना जी 40 लाख महिलाएं हैं
मेरे ख्याल से पंचायतों में, नगर निगमों में आज तक या 10 लाख जो पंचायतों में, नगर निगमों में चुनी हुई महिलाओं का जो रेशो है 14 लाख। रंजना जी कंफर्म कर रही हैं, नगर निगम, पंचायत, पंच, सरपंच बनकर आज 14 लाख महिलाएं अपने गांव में, अपने इलाकों में जो है विकास का काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें वहीं तक छोड़ दिया। क्या कि मेरी बहनें विधानसभा में पहुंचकर अपने हक अधिकार की लड़ाई, सुरक्षा जो भीख में मांग रहे हैं, एक बार हम पहुंच गए तो हमें किसी से भीख नहीं मांगनी होगी, हम अपना हक छीन लेंगे। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आप सोचेंगे कि रंजना जी, अलका लांबा और कुछ बहन संसद पहुंच जाएंगी, विधानसभा पहुंच जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको आपका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, आपका राजनीतिक जो है सशक्तिकरण होगा, आपका सामाजिक सशक्तिकरण होगा, आपका हर तरीके से आपकी आवाज उठाने वाली महिलाएं वहां पहुंच जाएंगी। महिलाएं आज भी हैं, महिलाएं आज भी संसद में हैं, पर हालात नहीं बदले क्योंकि वो महिलाएं चुप हैं, वो महिलाएं चुप हैं। साक्षी मलिक बैठी थी यहाँ, मणिपुर की आदिवासी बेटियों को पुलिस स्टेशन से खींचकर बाहर लाकर नग्न करके सामूहिक बलात्कार होता है। ताली नहीं बजानी, शेम बोलना है। आदिवासी बेटियों पुलिस थाने में थी, खींच के बाहर लाकर निर्वस्त्र करके सामूहिक बलात्कार, न्याय नहीं, यहाँ पर बैठी थी वो आकर। तो अपनी ताकत को पहचानिए। 5 राज्यों के चुनाव अभी हुए हैं और आधी आबादी महिलाओं ने वहां सरकारें बनाई है, चाहे तेलंगाना में हमारी बनाई है, चाहे दूसरे राज्यों में किसी और की बनाई है, पर आधी आबादी के फैसले सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका आज निभा रहे हैं। तो आप सबसे कहूंगी, आप सबको कहूंगी, महिला आरक्षण कानून जो आप लिखे नारी शक्ति वंदना अधिनियम लागू हो। कब से लागू होना चाहिए? 2000। कब से लागू होना चाहिए? अभी से, ताकि बहुत सी बहनें जो यहाँ बैठी है वो संसद पहुंच सके, बेटियों को न्याय दिला सके। राजनीतिक मंच नहीं है, मेरी बहन बोल रही है तो हम तो राजनीतिक लोग हैं, बुलाने से पहले सोचना था। महिला की आवाज दबा रही है। हाँ, तो आप पे फैसला छोड़ रही हूँ। हमें घर में ये लड़ाई पहले लड़नी है, लेकिन हम लड़के, रंजना जी जैसी महिलाएं हैं, लड़े हैं और जीत गए। इसका श्रेय, इसकी बधाई मैं रंजना जी और आप सबको देती हूँ। लड़ाई अधूरी है, मंजिल तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आपने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अभी अभिनंदन है गोपाल शेट्टी जी का, जोर से तालियां बजाइए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, और ये अपनी आवाज प्रधानमंत्री के पास लेके जाने वाले हैं। एक बार जोर से बोलिए, देवी हूँ मैं, शक्ति हूँ, देवी हूँ मैं, शक्ति हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। आइए गोपाल भाई, आप हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी के पास लेके जाइए। नमस्कार। नारी शक्ति द्वारा आयोजित आज के इस महिला सम्मेलन की, खास करके देश के कोने कोने से आए हुए हमारी मातृशक्ति, और जब आप इतना बड़ा मूवमेंट को चला रहे हो तो निश्चित आप सब लोगों ने अच्छी तरह से होमवर्क किया होगा। और मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इतना ही आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ये जो बिल पास हुआ है वो उसकी सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसेस जल्दी से जल्दी हम उसको पूरा कर महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम करेंगे। मैं आप सबका फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ। इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया। गीता बहन का विशेष अभिनंदन करना चाहूँगा। कल से मुझे कई बार उन्होंने फ़ोन किया और मैं आज आ पाया, इसलिए मैं भी अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि एक नारी शक्ति ने मुझे जन्म दिया, जिसके वजह से मैं 3 बार पार्षद, 2 बार विधायक और 2 बार सांसद बनाऊं। इसलिए मेरे जीवन काल में ये बिल को पास करके अमल में लाने के लिए जो भी बन पाएगा वो करने का मैं प्रयास करूंगा। फिर एक बार आप सबको अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय।
बस हमारी ये ख्वाहिश है सर कि आप ये आवाज़ मोदी जी तक जरूर पहुंचाइए और हर एक पक्ष को हम कह रहे हैं कि महिलाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करो और उसके प्रशिक्षण के लिए हर एक पक्ष एक साथ जुटकर काम कर सके। इसलिए हम NGO तैयार है, हम प्रशिक्षित कर लेंगे महिलाओं को, बस सिर्फ आप जगह दे दो और जितनी भी हो सके 33% से भी ज़्यादा हो सके तो भी हम तैयार रहेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ 2 मिनट लूँगी। यहाँ पे ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। एक तो मैं अपने मीडिया से आए हुए भाई बहनों से भी यही बात करना चाहूँगी कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं, एक सोशल इवेंट है और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का संघर्ष नहीं है, ये महिला का संघर्ष था जिसमें आज हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है और इतने सालों तक ये बिल पेंडिंग रहा और आज हम लोग विजय हुए हैं। तो ये आज का दिन मनाने का है, सेलिब्रेशन का है, ना कि रोने का है। तो इससे हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है। मैं भी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, राजनीति से हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी JJP से हूँ, हरियाणा में काम करती हूँ। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि अब आज के बाद अब हमें यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करनी है और ये जो 33% जो ये पीछे बैनर पे लगा हुआ है, ये उस ताले की चाबी है जो जिस दिन खुलेगा पूरा सैलाब आएगा। उसके लिए यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हुई हैं, महिला शक्ति बैठी हुई है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका फर्ज बनता है कि घर घर जाके इस बारे में महिलाओं को जागरूक कीजिए और बताइए कि उनकी वोट की क्या अहमियत है, इस 33% आरक्षण की क्या अहमियत है, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको लागू करे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी महिलाएं आगे आए और इसमें अपना पूरी भागीदारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने पर। रेखा जी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और डॉक्टर अंजना जी, आपसे ज़्यादा मैं नहीं काम कर पाई, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, जिस तरीके से आपने महिलाओं के लिए काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना कुमारी जी और सभी महिला साथियों, मैं जब JNU में था तब से मैं जानता हूं कि रंजना कुमारी जी एकमात्र उन महिलाओं से हैं, उन एक्टिविस्ट के में हैं जिन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया, न केवल महिलाओं की भागीदारी के लिए बल्कि जो भी जहां भी अन्याय हुआ वहां खड़ी रही हैं। इनके दावत पर आज मैं आपके यहाँ उपस्थित हुआ 2 शब्द बोलने के लिए। जब तक इस देश में महिलाओं को भागीदारी नहीं दी जाएगी, चाहे जितना सरकार की नीति बन जाए, इस देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता और यह केवल कल्पना ही होगी कि भारत महाशक्ति बन सकता है। हमारे देश में वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20%, 21%, 22% और देशों के मुकाबले में कितना नीचे है। अगर संसद में, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण अविलंब लागू कर दिया जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और जो सामाजिक तमाम समस्याएं हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको भी काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए आपकी जो ये मांग है, मैं समर्थन करता हूं कि ये डिलिमिटेशन का इंतजार की ज़रूरत नहीं है। इसी सत्र में, इस जाड़े के सत्र में इनका सीटें डिटरमिन होनी चाहिए और महिला आरक्षण
लागू होना चाहिए, यह आपकी मांग है और मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी भी समर्थन करती है। इस देश में महिलाओं को संतोष या मूर्ख बनाने का काम कुछ लोग करते हैं कि अरे इस देश में महिलाओं के उत्थान की जरूरत क्या है, यहाँ तो नारियों की पूजा होती है। अरे भाई, आप पूजा मत करिए, आप उन्हें भागीदारी दीजिए। यह कह करके, और ये हर जगह कहते हैं कि जहाँ देवता बसते हैं वहाँ पर नारी की पूजा होती है। ये अपना पूजा नहीं करवाना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि संसद में, विधानसभा में इनका हक दिया जाना चाहिए और यही नहीं, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण इनको मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, जो कि हजारों वर्ष से पुरुषों के पास ही संसाधन रहा है। आज भी संसाधन उन्हीं के पास है। शिक्षा का पर आधिपत्य भी उन्हीं के ऊपर है। इसलिए अगर मेरे तरफ से पूछा जाए तो 50% नहीं, उससे भी ज्यादा आरक्षण हर क्षेत्र में कर दिया जाए तो भी मैं सहमति देने को लिए तैयार हूं। मैं जब मेरा लोकसभा क्षेत्र यही है रंजना जी, तो सरकार के द्वारा यह कहा गया कि हर सांसद को एक मॉडल विलेज बनाना है। तो 4 गांव हमने सेलेक्ट किए थे और चारों का इंचार्ज महिलाओं को ही बनाया, अर्थात मैंने जो मेरे बस में था उसमें 100% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसका विरोध भी मुझे झेलना पड़ा पुरुष समाज से। एक तो योगिता भयाना है, नाम सुना होगा, एक लहर सेठी हैं, एक रेखा बोरा जी हैं। हमका हजारों वर्ष से पुरुष 100% स्थानों पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, संसाधनों पर बैठे हैं। अगर मैं 100% 5 साल के लिए अगर आदर्श गांव जो बनाया जा रहा है उसमें आरक्षण कर देता हूं तो कौन सा गलत होने वाला है। तो मैं यह करके दिखाया भी हूं, न केवल मैं यहाँ बात कह रहा हूं बल्कि अपने लोकसभा में मैंने करके यह दिखाया भी था और बहुत बेहतरीन काम भी किया था। तो मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं। आगे भी जिस रूप से सबसे पहले कहा था कि महिलाओं को बच्चा धारण करने का अधिकार उनका होना चाहिए था, न होना चाहिए, न कि परिवार और पति के कहने पर वो गर्भाधारण करे, अर्थात उसकी फ्रीडम एंड चॉइस। डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था कानून मंत्रालय से इस बात को लेकर के कि हिंदू कोड बिल आया था, जिस हिंदू कोड बिल में यह कहा गया था कि लड़की का भी संपत्ति में लड़के के बराबर अधिकार हो। दूसरी बात यह कहा गया था पहले पति तलाक दे सकता था, पत्नी नहीं दे सकती थी। चाहे पति मर जाए, पागल हो जाए, गायब हो जाए, लेकिन वो अधिकार केवल पुरुष को था, पत्नी को नहीं था। हिंदू कोड बिल में कहा यह नहीं, बराबर का अधिकार होना चाहिए। पहले यह था कि पुरुष अपनी संपत्ति किसी को दे सकता था, महिला हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन हिंदू कोड बिल में कहा नहीं, ये महिला का भी अधिकार होना चाहिए था। उस समय की संसद में जो कंपोजिशन था समझ सकते हैं, बड़ा रूढ़िवादी समाज था उस समय का। नेहरू जी भी चाहते थे वो बिल पास हो, बाद में वो अधिकार दिए गए, लेकिन कई संशोधन के द्वारा दिए गए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो बल्कि पूरा अपना करियर इसके ऊपर क्रेडिट ताक पर लगा दिया था
तो हम आपके मांग से पूरी तरह से सहमत हैं। और यह अंत में कहते हुए कि बिना महिलाओं के बराबरी आर्थिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र में दिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाना या भारत आर्थिक महाशक्ति बन जाए, यह असंभव है। धन्यवाद। अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का, ना हिंसा की हो शिकार, अधिकार है सुख से रहने का, ना हिंसा की हो शिकार, अधिकार सुख से रहने का, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का। ये धूल नहीं फुटपाथों के, ये सूल नहीं जो चुभ जाए, ये धूल नहीं फुटपाथों के, ये सूल नहीं जो चुभ जाए, मन कोमल फूलों सा इनका, इनकी बगिया महका जाए, इनकी बगिया महका जाए। मानवता का अधिकार दे, इनको सुख का संसार दे, इनको हम पूरा प्यार दे, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का, चाहे गांव की गृहिणी हो या पढ़ी लिखी शहरी वाला, चाहे गांव की गृहिणी हो या पढ़ी लिखी शहरी वाला, काम काज महिला हो चाहे अनपढ़ बूढ़ी या अबला, अनपढ़ बूढ़ी या अबला, अधिकार हनन ना हो इनका, इनको इनका अधिकार दे, इनको सुख का संसार दे, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का। नारी शक्ति अभियान को आओ सफल बनाए हम, नारी शक्ति अभियान को आओ सफल बनाए हम, स्वाभिमान से हम जिएंगे आओ कसम ये खाए हम, स्वाभिमान से हम जिएंगे आओ कसम ये खाए हम, ना मारे ना पीटे इनको, ना मारे ना पीटे इनको, गाली ना दे प्यार दे, गाली ना दे प्यार दे, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने, अधिकार है हर महिला को सम्मान से जीवन जीने का, अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। जनतंत्र का यही नारा नारी शक्ति वंदन अभियान लागू हो, जनतंत्र का यही नारा नारी शक्ति वंदन लागू हो। चाहते हैं है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, अरे संसद में भी, अरे सड़कों पे भी, अरे घर में भी हो, अरे सड़कों पे भी, और शिक्षा में भी, अरे काम में भी। नमस्कार, मेरा नाम तबस्सुम खान है। मैं स्त्री शक्ति द पैरेलल फोर्स एनजीओ की तरफ से आई हूँ। आज यहाँ हम जंतर मंतर पर महिला अधिनियम की मांग करते हुए, जो कि मोदी सरकार ने पारित कर दिया है दोनों हाउसेस में, 33% रिजर्वेशन को जल्दी लागू करने के लिए हम यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। और स्पेशली हम उन्हें थैंक यू बोलने आए हैं, क्योंकि जो लॉ इतने सालों से 2014 में भी वो अटक गया, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, वो अब जाके उन्होंने 2022 एंड 23 में उन्होंने पास
पास किया। तो हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी कि उन्होंने महिलाओं की ज़रूरतों को समझा, उनकी मॉडर्न सोच को एक्सेप्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो हम चाहते हैं, हमारी सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट मांगे। सबसे पहली ये कि कश्मीर में जो अब एक जिसको स्टेटस मिल गया एक स्टेट का, उससे पहले सबसे पहले 33% रिजर्वेशन वहाँ लागू हो। सेकंड हमारी डिमांड ये है मोदी गवर्नमेंट से कि हम जो महिलाएं जो आती हैं पॉलिटिक्स में उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। जैसे कि हमारी स्त्री शक्ति द पैरेलल फोर्स एनजीओ के थ्रू हम वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। एवरी ईयर इन एवरी 6 months वी गिव ट्रेनिंग टू ऑल द वुमेन MLAs एंड MPs जो अभी करंट एग्जिस्टिंग में हैं या फिर जो इलेक्शन हार चुकी हैं। तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो कैसे लॉबी करें, कैसे अपने कदम आगे बढ़ाएं, कैसे वो फंड रेजिंग प्रोग्राम्स करें ताकि उन्हें और से ज़्यादा महिला भी और पुरुषों का भी बराबर सपोर्ट मिले। तो यही हमारी 2 इम्पॉर्टेंट मांगे। और लास्ट में मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एंड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने महिलाओं की मांगों को समझा और उसे एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच।